से हमने सेकंड पार्ट में देखा कि किस प्रकार से लेखक अव्वल दर्जे में पास होने के बावजूद भी उनके जो भाई हैं उनकी 9वीं कक्षा के दर्जे के एक एक विषय के पढ़ाई के चित्रण को बताकर उन्हें डरा देते हैं। यानी पहला आने पर भी अगर उनको इतनी डांट और फटकार मिल रही है, अगर वो फेल हो जाएंगे तो शायद उनके वो प्राण ही ले लेंगे। यानी इस प्रकार से वह अपना स्पष्टीकरण देते हैं, यानी लेखक अपना स्पष्टीकरण देते हैं, यानी उनकी जान ही निकाल देंगे, उनको मार ही डालेंगे, ऐसा उन्हें लगता है। तो आगे देखो, फिर भी वो क्या करते हैं कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता और आखिर वो खेलते ही रहते हैं। अभी हम पार्ट 3 शुरू करेंगे, पेज नंबर 59 कंटिन्यू। कि फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए। ये देखो, अब मैंने फिर से अभी पहले बार भी वो फेल हुए थे और अब की बार भी भैया क्या हो गए, फेल हो गए। दूसरी बार भी भैया फेल हो गए, है ना। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। बोले मैंने तो कुछ मेहनत नहीं की थी परंतु फिर भी मैं प्रथम आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, बोले मुझे तो आश्चर्य ही हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, है ना। अभी यहाँ पर फ्रेज आ गई है प्राणांतक, यानी प्राणों का अंत करने वाला, यानी प्राण लेने वाला, यानी भाई साहब के बस प्राण ही जाएंगे ऐसा भाई साहब का शरीर बाकी था। कि उस साल भी भाई साहब ने बहुत पढ़ाई की। उन्होंने क्या किया कि कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। ये 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा बिल्कुल कांतिहीन हो गई थी। यानी पढ़ाई करते रहे सुबह से लेकर रात तक, शाम तक। और उनकी जो मुद्रा थी बिल्कुल नींद नहीं लेते थे, यानी खाना खाते थे तो नींद लेने से अपने शरीर में खून तैयार होता है, थोड़ा सा फ्रेश लगता है ना, तो वो कुछ भी नहीं करते थे। और आखिरकार क्या हुआ, वो फेल हो गए। यानी उनकी मुद्रा इतनी कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो जाते। मुझे उन पर दया आती है, नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। तो इस प्रकार से बोले मैंने कुछ पढ़ाई ज़्यादा भी नहीं की, फिर भी मैं दूसरे बार भी बोले अव्वल आ गया, प्रथम आ गया। और भैया फिर से इतना एक एक शब्द उन्होंने चाट लिया था, यानी एक एक शब्द की उन्होंने पढ़ाई की थी, रट्टा मारा था, फिर भी बोले वह पास नहीं हुए। दूसरे साल भी वो फेल हो गए। मैं भी रोने लगा अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। तो बोले अगर मैं फेल हो गया होता ना तो बोले भैया को इतना दुख नहीं होता, लेकिन मैं पास हो गया हूँ ना तो भैया को इतना दुख हो गया, बोले इतना दुख हो गया कि पूछो मत। यानी ऐसा मुझे लगता है, परंतु दरअसल बात उल्टी थी कि मैं पास हो गया और भैया दूसरी बार भी फेल हो गए थे, इसलिए वो बहुत ही दुखी थे। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ, बोले भगवान ने दिया हुआ है, बोले विधि की बात तो नसीब में जो लिखा है वही होता है, बोले वो तो कोई टाल नहीं सकता। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर हो गया, यानी मैं 8 क्लास में चला गया और भैया 9th क्लास में रह गया। अभी हम दोनों में 5 साल का उम्र का अंतर था, लेकिन 1 साल का शिक्षा का अंतर। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कई भाई साहब का 1 साल और फेल हो जाए तो उनके बराबर मैं हो जाऊँ और फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। तो बोले थोड़ी देर बाद मैंने तो देखा भैया बहुत निराश है, परंतु मेरे मन के अंदर थोड़ी सी कुटिल भावना निर्माण हुई, यानी कुछ ऐसी भावना कि मुझे ऐसा लगा कि भैया ने मुझे फिर से डांटने की कोशिश की ना तो मैं पूरे बल से उनकी फजीयत करूँगा, बोले, और कहूँगा कि तुमने इतनी पढ़ाई करके तुमने क्या हासिल किया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते, परंतु मैंने ये सोचना छोड़ दिया, क्योंकि बाद में मुझे ऐसे लगा कि नहीं, बोले भैया मुझे डांटते हैं तो इसका मतलब वो मुझे मेरा तिरस्कार करते हैं, ऐसे नहीं, बल्कि उनकी वजह से, उनकी डांट फटकार से ही शायद मैं अव्वल आता हूँ डर के मारे। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता जा रहा हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। तो बोले मुझे इतनी तो समझ आ ही गई थी, बोले 8 क्लास में जब मैं गया कि नहीं, भैया की वजह से शायद मेरा इतना सारा भला हो रहा है। अभी देखो बेटा, ये मैंने इतना सा ये पढ़ा ना,
तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन का आंसर है बेटा कि देखो क्वेश्चन है कि 50-60 शब्दों में लिखिए। हाँ, कि ये देखो क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए कि बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता। अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी जिस प्रकार से लेखक ने हमें यहाँ पर उनके विचार बताए कि बड़े भैया की डांट फटकार से कि वो आखिर उनके हित के लिए डांटते थे, तो तुम किस प्रकार से इस विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका उत्तर है, किसका उत्तर है, ख के फर्स्ट का। यहाँ से पेज नंबर 60 ख के फर्स्ट का, है ना। तो बड़े भाई की डांट फटकार अगर मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता। अपने विचार प्रकट कीजिए। हाँ जी, बड़े भाई की डांट फटकार से छोटे भाई को कभी सीख नहीं मिली। उसने डांट खाकर एक बार टाइम टेबल तो बनाया किंतु उस पर अमल नहीं किया। वह जब भी कक्षा में अव्वल आया बिना मेहनत के आया, है ना, क्योंकि वो स्वयं ऐसा कहता है कि मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, है ना। यहाँ पर हमने पढ़ा कि नहीं कि उन्हें खुद को अचरज हुआ था कि उन्होंने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की परंतु उनको क्या मिल गया, उनका फल मिल गया। यानी वो जो ये जो आंसर है, ये आंसर यहाँ से है, फिर सालाना इम्तहान हो जाता है। यानी किसका आंसर है ये, ख के फर्स्ट का, यहाँ से, है ना, ख के फर्स्ट का। तो इस प्रकार से उसे अचरज हो जाता है कि उसने ज़्यादा मेहनत तो नहीं की परंतु फिर भी उसे वो दूसरी बार भी पास हो गया और दर्जे में अव्वल आ गए और भैया फिर से फेल हो गए और दोनों में अभी कितने साल का, 1 ही साल का अंतर रह गया। वास्तव में डांट डपट से छोटे भाई का आत्मविश्वास कम हुआ। अंत हम कह सकते कि अगर बड़े भाई उसे न डांटते फटकारते तो भी वह कक्षा में अव्वल आता। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े भैया ने डांटा फटकारा, ये बात तो सही है बोले, इसलिए तो वो अव्वल आया, परंतु वो जो भी काम करता था बिल्कुल उस काम में वो 100% देता था और इसलिए वो अगर प्रेमचंद अगर पढ़ाई करने लगे तो पढ़ाई में वो ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, पढ़ाई में ज़्यादा मन लगा देते थे स्कूल में और इसीलिए वो आखिरकार अव्वल ही आ जाते। अगर भैया नहीं भी डांटते या डांटते तो भी वो अव्वल आ गए। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। यानी देखो यहाँ पर उसे अभी आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस हो गया था कि अभी भैया मुझे बिल्कुल नहीं डांटेंगे, क्योंकि भैया को अभी समझ में आ गया है कि ये पढ़ाई करे या ना करे ये तो प्रथम आ ही जाता है और मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा बोले, और वो सहन करने लगे और मैं इसका अनुचित लाभ उठाने लगा। मैं बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊँगा, पढ़ूँ या न पढ़ूँ मेरी तकदीर बलवान है। यानी उसे ऐसा लग गया कि बोले मैं पढ़ूँ या न पढ़ूँ भगवान मेरे साथ है और मेरा नसीब अच्छा है तो मैं पास हो जाऊँगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम वाक्य प्रयोग लगा सकते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। यानी इसके ऊपर भगवान मेहरबान था और इसलिए ये पढ़ाई में अव्वल आता था। तो इसलिए भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बंद हुआ। मुझे कनकव्वे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया और अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होती थी। यानी कनकव्वे उड़ाना यानी पतंग उड़ाना। तो बोले अभी मुझे दूसरी बार मैं अव्वल आ गया ना, तो बोले मुझे अभी 8वीं क्लास में जब मैं गया तो मुझे पतंग उड़ाने का शौक लग गया बोले, और मैं भैया को बिना बताए पतंगबाजी करता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था, लेकिन फिर भी मैंने भैया का आदर किया। अदब यानी आदर। उनकी नज़र बचाकर कनकव्वे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेश न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़र में कम हो गया है। तो बोले मैं अगर दूसरी बार भी अव्वल दर्जे में पास हो गया, परंतु मैंने भाई साहब का अदब करना नहीं छोड़ा। मैंने उनका लिहाज किया, उनका सम्मान किया, परंतु उनको बिना बताए मैं क्या करता था, पतंगबाजी की टूर्नामेंट खेलने चला जाता था। और हम जो कुछ भी तैयारियां करते थे पतंग को उड़ाने की, वो बिल्कुल चुपके से गुप्त रूप से करते थे, यानी भैया को पता भी नहीं चलता था। अभी ये जो इतना मैंने पैसेज पढ़ा तो इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो मौखिक क्वेश्चन है, मौखिक में का 3rd वाला देखो बेटा कि
दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, है ना। तो हम फिर से उस पेज की ओर मुड़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आते हैं हम। ये क्वेश्चन मौखिक का थर्ड का आंसर है कि दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। मौखिक के ख का थर्ड का आंसर है ये कि दूसरी बार पास होने पर छोटा भाई बिल्कुल स्वच्छंद हो गया, यानी स्वतंत्र हो गया। उसने पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया और वो किस में लग गया था, वो पतंगबाजी में लग गया था। किस में लग गया था, वो पतंगबाजी खेलने में लग गया था, है ना। इस प्रकार से तुम आंसर इसका दे सकते हो। और इसी से हम ले सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो क है, क का जो पांचवा क्वेश्चन नंबर क का जो फिफ्थ है लिखित में, कि छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया, है ना। सेम वही आंसर है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया। फिर से हम चलते हैं पेज नंबर 61 पर, यहाँ पर कि वो क्या करने लगा था। तो इसी पैराग्राफ में उसका आंसर है क के फिफ्थ का कि लेखक ने बड़े भाई के नरम व्यवहार का भरपूर फायदा उठाया। उसने पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया, मनमानी करना शुरू कर दी तथा पतंगबाजी का चस्का लगा लिया। वो भाई की नजरें बचाकर दिन रात कनकव्वे उड़ाने लगा था, यानी पतंग उड़ाने लग गया, उसे पतंग उड़ाने का शौक पैदा हो गया था। और आगे चलते हैं हम। ये जो क्वेश्चन है सेवंथ, जो क्वेश्चन है 7, हाँ, कि छोटा भाई अपने, यहाँ पर देखो कि बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है, यानी अदब करता है। तो पेज नंबर 61 पर जो मैंने ये पतंगबाजी कनकव्वे उड़ाने का ये जो सेकंड पैराग्राफ पढ़ा है कि वो किस प्रकार से उनका अदब करता था, कि फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकव्वे उड़ाता था। जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ाया कि मुझे कनकव्वे उड़ाने का शौक पैदा हुआ और अब सारा पतंगबाजी में वो अपनी पूर्ण दिन लगाया करता था, है ना। मांझा देना, देखो दिख रहा है आपको, मांझा देना, कन्ने बांधना, उसके बाद पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां करना आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो जाए। यानी यहाँ तक है उसका आंसर। यानी इस पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 7 का फर्स्ट यहाँ तक है। कहाँ से, कि मुझे 7 का फर्स्ट कनकव्वे उड़ाने का शौक लग गया था। यानी छोटे भाई अपने भाई साहब का आदर कैसे करते थे, कि फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकव्वे उड़ाता था, मांझा देता था, कन्ने बांधता, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी की आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब की यह सीख, यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़र में कम हो गया। यहाँ तक 7 के फर्स्ट का आंसर है। वैसा का वैसा लिखा तो भी चलेगा, है ना। अभी चलते हम आगे पढ़ते हैं। देखो क्या होता है कि एक दिन संध्या का समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकव्वा लूटने बेतहाशा दौड़ा। यानी शाम का समय था और हम एक पतंग लूटना चाहते थे। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही। और इस प्रकार से बोले वो जो पतंग थी वो पतंग कट गई थी और कटने के बाद हमने जब उसे लूटने की कोशिश की तो लेखक पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहा था। उसकी आंखें आकाश में उड़ने वाले पतंग रूपी यात्री की ओर थी, अर्थात उसे पतंग आकाश में उड़ने वाली दिव्य आत्मा जैसी मनोरम प्रतीत हो रही थी। वह आत्मा मानो मंद गति से झूमती हुई नीचे की ओर आ रही थी। यानी आशय यह है कि कटी हुई पतंग जो धीरे धीरे धरती की ओर गिर रही थी, लेखक को कटी पतंग इतनी अच्छी लग रही थी मानो वह कोई आत्मा हो जो स्वर्ग से मिलकर आई हो और बड़े भारी मन से किसी दूसरे के हाथों में आने के लिए धरती पर उतर रही हो, है ना।
तो इस प्रकार से उन्हें ये लग रहा था वो कटी हुई पतंग के बारे में जब वो सोचते थे। और इस प्रकार से बालकों की पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस ले इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। और बालकों की पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस ले इनका स्वागत करने दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे का खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कार है, न ट्राम, न गाड़ी है। यानी नीचे कितनी ट्रैफिक है ये कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा था। बस पतंग की ओर देख रहे थे, पतंग की तरफ दौड़ रहे थे, अपने हाथ में लकड़ियाँ, झाड़ियाँ, बांस लेकर, ताकि पतंग का मांझा फटाक से लकड़ी में वो गूंथ लेंगे और पतंग लूट कर भाग जाएगी। अभी मैंने ये जो पढ़ा कि एक दिन संध्या समय यहाँ से लेकर तो ग्रहण की जा रही हो, यहाँ तक बेटा, यहाँ तक देखो कि क्वेश्चन नंबर जो ग है ना, ग के फोर्थ का आंसर है इसमें, ग के फोर्थ का। अभी ग का फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है देखो तो ये वाला। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिर की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वयं से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही। तो इसका आपको क्या करना है, आशय स्पष्ट करना है। यानी अभी मैंने जो आशय स्पष्ट किया है आपको बताया कि लेखक को किस प्रकार से वो पतंग लग रही थी कि जो पतंग वो लूटना चाहते थे। तो वो कहाँ पर है वो, उसका आंसर ये यहाँ पर पेज नंबर 60 पर, कि पेज नंबर 60 पर लास्ट थर्ड जो पैसेज है, एक दिन संध्या के समय, है ना, इसमें किसका आंसर है, ग के फोर्थ का। यहाँ से लेकर तो पूरा यहाँ तक ग से फोर्थ, ये 3 लाइन 1 2 और ये 3, है ना। तो क्वेश्चन क्या पढ़ा मैंने कि आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पति की ओर, यानी यही से है वो पति की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है, क्वेश्चन है। तो इसका अर्थ मैंने अभी स्पष्ट करते हुए बताया कि लेखक पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहा था। उसकी आंखें आकाश में उड़ने वाले पतंग रूपी यात्री को देख रही थी, यानी पतंग को यात्री कहा गया क्योंकि वो झूम रही थी ऊपर और वो चल रही थी। अर्थात उसे पतंग आकाश में उड़ने वाली दिव्य आत्मा जैसी, यानी पतंग कैसे लग रही थी, एक आत्मा स्पिरिट जैसे स्वतंत्रता से घूम रहा है और मनोरम प्रतीत हो रही थी। वह आत्मा मानो मंद गति से झूमती हुई नीचे की ओर आ रही थी। आशय यह है कि कटी हुई पतंग धीरे धीरे धरती की ओर गिर रही थी। लेखक को कटी पतंग इतनी अच्छी लग रही थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि मानो स्वर्ग से कोई आत्मा दौड़कर आ रही हो और वो हमें मिल रही है, और बड़े भारी मन से किसी दूसरे के हाथों में आने के लिए वो धरती पर उतर रही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस ले इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, यानी कि नीचे कितनी ट्रैफिक है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हम गाड़ी से कुछ ले जाएंगे, है ना, मोटर कार से कुछ ले जाएंगे, कोई लेना देना नहीं था। बस उन्हें पतंग लूटने की पड़ी थी, क्योंकि ये उम्र होती है ऐसी, तुम्हारी भी वैसी उम्र है कि नहीं, 10वीं के बच्चों की। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, भाई साहब से उसकी टक्कर हो गई पतंग लूटते लूटते, क्योंकि लेखक का जो ध्यान था वो ऊपर था। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकव्वे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। और मार्केट से आ रहे थे, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, बोले तुझे शर्म आती है, बोले तो अभी 8 क्लास में पहुंच गया और 8 क्लास में का बच्चा तू और अव्वल आने वाला बच्चा तू इन बाजारी बच्चों के साथ, ये टाइम पास करने वाले बच्चे, उनके साथ बोले तू कनकव्वे उड़ा रहा है, तुम्हें इसका भी कुछ लिहाजा नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए। अभी ऐसा लेखक ने क्यों कहा, क्योंकि पुराने ज़माने में 8वीं जमात में जो आ जाता है और वो प्रथम पास हो जाता है तो वो कलेक्टर भी बन सकता था, यानी क्योंकि उस वक्त कंपटीशन नहीं थी। इस वक्त ऐसा नहीं है और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हूँ। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, यानी वो उन्हें पोजीशन दिखा रहे थे कि ये बाजारू लौंडे हैं, बाजारू बच्चे हैं, इनको पढ़ना लिखना कोई समझता नहीं है और हमें दादा ने और अपनी अम्मा ने इतने दूर भेजा है
पढ़ाई के लिए, तो तू ये क्या कर रहा है? बोले अभी तो तेरी बारी कैसी है, सरकारी नौकरी पकड़ने की, और वो भी अच्छे खासे दर्जे की, अच्छे कुर्सी की, और तू ये क्या कर रहा है? एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। वे कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। बड़े बड़े विद्वान उनकी मताहती में काम करते। बोले कितने लोग 8वीं पास होकर बड़े बड़े अफसर हुए, कलेक्टर हुए, तहसीलदार हुए, बोले बड़े बड़े जज हुए, सुपरिटेंडेंट हुए, बोले, और उनके हाथों में कितने सारे लोग काम करते हैं, बोले, और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकव्वे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है, तुम ज़हीन हो, बोले इस प्रकार से तुम अगर ऐसा ही खेलते रहोगे तो मुझे बिल्कुल तुम्हारे ऊपर, बोले, शर्म आती है, बोले। पेज नंबर 61 हमें अभी पढ़ना है। ज़हीन यानी प्रतिभाशाली, यानी तुम बिल्कुल बुद्धिमान हो, फिर भी तुम इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसमें शक नहीं कि तुम होशियार हो, यानी खेलने के साथ साथ तुम अव्वल भी आ सकते हो, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डालता है। परंतु बोले वो बुद्धि, वो तेज, वो जो इंसान तेज पढ़ता है लेकिन अपनी बड़ाई की शान दिखाता है, यानी आत्मगौरव दिखाता है, और आत्मगौरव दिखाते दिखाते स्वयं वो अपने आत्मगौरव की हत्या कर डालता है, यानी लोगों के साथ, यानी बाजारों लोंडों के साथ घूमकर तुम अपना नुकसान कर रही है। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपने दिल में समझते होगे कि भाई साहब से महज एक दर्जा नीचा हूँ, और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष भी हो जाओ। बोले अभी तुम्हें बड़ा अहंकार हो चुका है, बोले घमंड हो चुका है, क्योंकि तुम में और मुझ में केवल 1 साल का अंतर है, और ये भी हो सकता, बोले अगले साल में फिर से फेल हो जाओ तीसरे बार, और तुम मेरी कक्षा में आ जाओ, और हम दोनों एक साथ एक ही बेंच पर बैठ जाए, क्योंकि ये मेरा कसूर नहीं या आपका कसूर नहीं, ये तो परीक्षक का कसूर है कि वो इस प्रकार से मेरे पेपर चेक करते हैं कि मुझे फेल कर डालते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तुम ये मत भूलो कि 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, और फिर बाद में मैं वही चौथे बार भी 9वीं कक्षा में फेल हो जाऊंगा, और तुम 10वीं में चले जाओगे, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है वो तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता, लेकिन हम में जो उम्र का अंतर है, उस उम्र के अंतर को तुम कभी भी कम नहीं कर सकते। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और डिफिल और डिलीट क्यों ना हो जाए। बोले तुम बड़े से बड़ी पदवी, डॉक्टरेट पदवी हासिल कर लो, लेकिन मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं तुम्हारे ऊपर पूर्ण नज़र रखूँ, तुम्हारे ऊपर मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें समझाऊँ, डांटूँ, फटकारूँ, तुम्हें अच्छी राह पर लाना मेरा ही काम है। बोले समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया, और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने का कोई अधिकार नहीं है, और उन्हें सुधारने का अधिकार हमें होगा, है ना? हमें नहीं, उनको होगा, और हमें उनका कहना मानना होगा। तो बोले हम बड़े से बड़े डॉक्टर हो जाएंगे, बोले बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे, और दादा हमारे 5वीं पढ़े, हमारी अम्मा ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें डांटेंगे, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, वो हमारे जन्मदाता है, और हमें डांटने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। यानी अनुभव इंसान को क्या बनाता है? शाना बनाता है। बोले जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते लेकिन हमसे बड़े होते हैं, तो वो हमको अच्छा ही बताते हैं। बोले अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। बोले वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें इतिहास के बारे में मालूम नहीं, गणित के बारे में मालूम नहीं, उन्हें विज्ञान मालूम नहीं, उन्हें दुनिया का ज्ञान नहीं है, परंतु संसार का जो ज्ञान है,
अनुभव है वो हमसे बेहतरीन है ना। और इसीलिए वह जो बताएंगे उनका जो मार्ग होगा वो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा ज्ञान है, वो हमसे ज़्यादा बड़े हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमने ये पेज नंबर 61 का जो फर्स्ट पैसेज पढ़ा, तो इसमें बेटा क्वेश्चन आता है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड देखो कि यहाँ पर कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, है ना। ये थर्ड और फोर्थ लाइन देखो क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड का कि भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, यानी बताइए कि पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर भैया कहते हैं कि ये देखो यहाँ से है, यहाँ से किसका आंसर 7 के ख का, 7 के ख का, है ना, कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा, है ना, भैया कहते हैं। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते बोले। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं। चाहे तुम एमए और डिफिल और डिलीट क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है बोले, किससे आती है, दुनिया देखने से आती है। तो यहाँ तक वो आंसर है 7 के ख का, है ना, कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहोगा, मुझे दुनिया के ज़िंदगी का ज़्यादा तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, तुम एमए और डिलीट क्यों ना कर लो, लेकिन समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, बल्कि क्या आती है, दुनिया देखने से आती है। तो इस प्रकार से ये उत्तर हम लिख सकते हैं। अभी आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। आगे का जो सेकंड पैसेज है कि दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, है ना। हाथ पांव फूलना, यहाँ पर वाक्य प्रयोग आ गया डर जाना। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, न घबराए, न बदहवास हो या न डर जाए। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है। तो बोले अभी देखो यहाँ पर हॉस्टल में हम दोनों भाई हैं, मैं अगर बीमार पड़ जाऊँगा बोले तो तुम कितने डर जाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम इधर उधर भागने की कोशिश करोगे कि मैं अभी क्या करूँ। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादाजी होगे तो दादाजी डरेंगे नहीं बोले। दादाजी सबसे पहले क्या करेंगे कि मेरे जो घरेलू जो उपचार होते हैं वो घरेलू उपचार करने की कोशिश करेंगे कि अगर उससे बुखार कम होता है क्या, अगर नहीं कम हुआ तो फिर बाद में वो डॉक्टर को बुलाएंगे। तो इस प्रकार से अनुभव होता है बोले, यानी बड़े डरते नहीं हैं किसी बात से, वो अपने अनुभव के ज़रिए क्या करते हैं, अपना दिमाग लड़ाते हैं। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मुहताज हो जाते। फिर दादा हमें महीनों का खर्च भेजते हैं, परंतु महीने का खर्च 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है और फिर हम डर जाते, हमारा नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, यानी कपड़े भी नहीं धोते, वैसे ही कपड़े पहनते, भूखे रहते। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है। लेकिन आज हमारे लिए जितने दादा पैसे भेजते हैं ना, उतने में वो पूरा घर का खर्चा चलाते थे बोले, और कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। हम तो दो आदमी को ये महीने भर के पैसे पूरते नहीं हैं, बिल्कुल 10 दिन बाकी रहते और वो कम पड़ जाते। लेकिन हमारे जो दादाजी थे ना, महीने भर ये पैसे पुराया करते थे और उसमें परिवार में कितने थे, 9 आदमी थे। हम तो दोनों ही हमको पुरते नहीं। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो बोले कि एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के बोले विदेश में पढ़े हुए 1000 रुपये पाते हैं। 1000 रुपये उस वक्त बहुत होते थे, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ, है ना। लेकिन देखो वो आज भी अपने बूढ़ी माँ के हाथ में व्यवहार है बोले, क्योंकि इसके पहले हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई कि नहीं, है ना। यानी इतना पढ़ा लिखने के बावजूद भी उनकी जो अनपढ़ माँ है, उनके अनपढ़ माँ के हाथ में उन्होंने जब खर्चा करने को दिया महीना भर का,
तो देखो कितना अच्छी तरह से वो खर्चा कर रही है, क्योंकि पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, पहले वो स्वयं खर्चा करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे, बोले उनका भी महीना नहीं आता था और इधर उधर से कर्जा लेना पड़ता था। और जब उनसे उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई, और जब से उन्होंने अपने हाथ में, अपने माता जी के हाथ में उनकी सैलरी दे दी, तो माता जी पूरा महीना भी चलाती हैं और ऊपर से बचत भी करती है। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और सब स्वतंत्र हो। तो बोले तुम मेरे साथ हो ना, बोले इसलिए तुम्हारी मज़े आ रहे हैं तुम्हें, और तुम इस तरह से अच्छा जीवन जी रहे हो और स्वतंत्रता से। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे, अगर मैं ना रहूँगा बोले तो तुम्हारी यूँ ना चलेगी बोले। तो अभी ये जो हमने इतना पूरा पैसेज पढ़ा ना बेटा, पेज नंबर 61 का, तो इसमें बेटा ये क्वेश्चन है कि जहाँ पर लेखक ने लेखक के बड़े भैया ने उन्हें अपने माता का, दादा का तथा अपने हेडमास्टर जी का जो उदाहरण दिया है, तो वो प्रश्न है, देखो प्रश्न कौन से है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है ना, ये 3rd वाला क्वेश्चन। और उसके बाद 6 वाला भी उसी में है कि बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है। चलते हैं हम पेज नंबर 61 की तरफ। देखो कि बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है ना। तो ये क्वेश्चन है ख का 3rd, कि इस प्रकार से इस पैराग्राफ से हम निकाल सकते हैं कि बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने शिक्षा रटंत प्रणाली पर तीखा व्यंग किया है ना। तो यानी अपने जो बड़े होते वो पढ़े लिखे नहीं होते, परंतु उनको जीवन की समझ कैसे आती है, कि बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ पुस्तकें पढ़ने से नहीं अपितु दुनिया देखने से आती है। जिसे जीवन जीने का अनुभव अधिक है वही समझदार बना जाता है। इसलिए माँ बाप, दादा दादी कम पढ़ लिख कर भी अधिक ज्ञान और समझ रखते हैं। वे घर खर्च, बीमारी और अन्य प्रबंध करने में पढ़े लिखों से भी अधिक कुशल होते। उन्होंने हेडमास्टर जी का उदाहरण दिया है ना, दिया कि नहीं हेडमास्टर जी का उदाहरण, मैंने अभी पढ़ा था किस प्रकार से वो एमए नहीं कि वो उन्होंने डीलिट की पदवी हासिल की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कि वे हर घर खर्च, बीमारी और अन्य प्रबंध करने में पढ़े लिखों से भी अधिक कुशल होते हैं। हेडमास्टर से भी अधिक कुशल उनकी बूढ़ी माँ थी, जिन्होंने अपने सुशिक्षित पुत्र की अव्यवस्था को संभाल लिया। तो ये उनका तीनों का उदाहरण देना है यहाँ पर, है ना। इस प्रकार से फिर अगला जो क्वेश्चन है 4th, अगला जो क्वेश्चन है 4th, कि उसी का ख का, कि छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई। ये जो है छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई, यानी यही उदाहरण, इस उदाहरण को सुनकर उसकी आंखें चौंक गई कि सचमुच हमें अम्मा और दादा का उदाहरण और हमारे हेडमास्टर जी का उदाहरण देकर भैया ने सचमुच हमें क्या किया, हमारी बुद्धि को जागरूक किया। बोले कि बड़े भाई ने छोटे भाई को प्रभावित करने के लिए अनुभव और बड़प्पन का महत्व समझाया। ये पूर्ण पैराग्राफ में उसने बताया कि आदमी को तजुर्बे से समझ आती है, पढ़ने लिखने से नहीं। इसके लिए उसने अपनी अम्मा और दादा का उदाहरण दिया है ना। अम्मा और दादा का उदाहरण देखो यहाँ पर बताया ना कि किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारे अम्मा ने कोई है ना, तो या इसमें से हमें पॉइंट चुनना है कि इसके लिए उसने अपनी अम्मा और दादा का उदाहरण दिया। पेज नंबर 61 का फर्स्ट पैसेज है ये, कि आदमी को तजुर्बे से समझ आती है, पढ़ने लिखने से नहीं। इसके लिए उसने अम्मा और दादा का उदाहरण दिया। वे कम पढ़ लिख कर भी उम्र के कारण अधिक समझदार है। फिर उसने बीमारी के इलाज का, घर खर्च और शेष प्रबंधों का उदाहरण भी दिया है ना, कि कहते कि मैं अगर बीमार पड़ जाऊँ तो दादा किस प्रकार से कार्य करेंगे और तुम डर जाओगे, है ना। फिर शेष प्रबंध यानी हेडमास्टर जी, यानी जिस प्रकार से दादा हमें पैसे भेजते हैं तो वो कितने दिन में खर्च हो जाते हैं। उसने बताया कि कैसे सुशिक्षित हेडमास्टर के घर का सारा सुप्रबंध उनकी बूढ़ी माँ करती है, ये भी उन्होंने बताया।
इन सब युक्तियों को सुनकर छोटे भाई का हृदय प्रभावित हो गया। उसे बड़ा होने के कारण अपने बड़े भाई पर श्रद्धा हो गई, है ना। यानी इस प्रकार से उदाहरण सुनकर उन्हें अपने बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उमड़ गई, बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। अभी 6 वाला भी जो मैंने पढ़ा था कि बड़े भाई साहब की जिंदगी के अनुभव किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण माना है, तो उन्होंने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से उन्होंने जिंदगी के अनुभव को सबसे महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि दुनिया देखने से ही समझ आती है। उनका कहना है कि वो कहते हैं कि बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। वे कहते हैं कि अनुभव से जीवन की सही समझ विकसित होती है, उसी से जीवन के सारे महत्वपूर्ण काम सकते हैं। बीमारी हो, खर्च चलाना हो या घर के अन्य प्रबंध करने हो, इसमें उम्र और अनुभव काम आता है, पढ़ाई लिखाई नहीं आती है। लेखक की अम्मा, दादा और हेडमास्टर साहब की बूढ़ी माँ के उदाहरण सामने हैं, वही उम्र और अनुभव काम आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इतने 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन केवल ये 3 उदाहरण के आधार पर है। जो 4 क्वेश्चन मैंने कौन से पढ़े कि ख का तीसरा बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है। उसके बाद ख का चौथा भी यही पैराग्राफ पर मैंने पढ़ा कि छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद मैंने छठवा ख का छठवा भी इसी के आधार पर है कि बड़े भाई साहब के जिंदगी के अनुभव और किताबी अनुभव में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण माना है। और उसके बाद 7 क्वेश्चन नंबर 7 का जो ख है कि भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। तो इस प्रकार से ये सब इस पैराग्राफ में आते हैं बेटा। अभी देखो आगे चलते हैं, हमने सारे क्वेश्चन भी पढ़ गए हैं। अभी आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है कि ये बड़े भैया है, ये छोटा भाई है और ये जो उनको बाजारू लौंडे यानी उनके साथ खेलने वाले बच्चे हैं। तो देखो क्या कहते हैं कि तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर उसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। तो बोले इस प्रकार से अगर तुम अभी 8वीं कक्षा में चले गए हो तो इसका मतलब ये मत समझो कि मैं तुम्हें केवल डांटूंगा। तुम अगर बड़े भी हो गए तो तुम 5 साल मुझसे छोटे हो और मैं तुम्हें अभी मारूंगा बोले, और मारने के बाद ही तुम पढ़ाई करोगे बोले। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया बोले। मुझे ये सब बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा बोले। मैं तो बिल्कुल भैया के आगे झुक गया कि भैया मेरे लिए कितनी जान निकालते हैं कि मैं जल्द से जल्द नौकरी में लग जाऊँ। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। मुझे सचमुच आज ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत छोटा हूँ भैया से, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे वो बिल्कुल सच है और आपको इससे कहने का अधिकार है। फिर मैंने भैया को मान लिया, नतमस्तक हो गया और मुझे पता चल गया कि भैया जो कुछ सोचते हैं मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। और मैंने कहा कि भैया आप मुझे मारो, डांटो, फटकारो, कुछ भी करो, मैं हर चीज़ आपकी मानने के लिए तैयार हूँ। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकव्वे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या, खुद बेराह चलो तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है ना। यानी इस प्रकार से वो समझते थे कि ये छोटा है, मुझसे छोटा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अगर अध्ययन करूँगा तो ये भी अध्ययनशील होगा, अगर मैं बेराह पर चलूँगा तो ये भी बेराह पर चलेगा, है कि नहीं। तो संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा और इस प्रकार से एक पतंग डोर छोड़कर टूट जाती है और उसकी डोर लटकी रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ जाता है और भाई साहब लंबे हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेताशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। और इस प्रकार से भैया इतने ऊंचे थे कि भैया ने वो टूटी हुई कटी हुई पतंग की डोर पकड़ ली और पतंग पकड़ने के बाद वो इतनी जोर से दौड़े कि डायरेक्ट वो हॉस्टल में चले गए। यानी देखो यहाँ पर क्या प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है, बच्चा यानी बचपना, यानी भैया के अंदर भी एक बचपना है। ये तुम किस प्रसंग से बता सकते हो, है ना। तो वो लास्ट वाला जो प्रसंग हमने देखा कि जिस वक्त पतंग कट जाती है और भैया उसकी डोर उछाल कर वो अपने हाथ में पतंग ले लेते हैं, तो ये है वो, यहाँ पर है वो कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। बिल्कुल वैसा का वैसा लिखना है। ये देखो उसकी डोर लटक रही थी और एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला जाता है। भाई साहब लंबे हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली
और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। यानी ये किसका आंसर है बेटा? ये जो 7 का जो ग है, ये ग का आंसर है। यहाँ तक आखिरी तक किसका आंसर है? 7 के ग का, है ना। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते, अभी 7 का घ का आंसर भी इसी में आता है कि उनके प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न हुई, है ना, पेज नंबर 62 पर, कि उनके प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो यहाँ पर उसका आंसर है 7 के घ का, कि भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं तो भाईजान यह गरुड़ दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए और जब अब स्वतंत्र हो मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। अगर तुम यो ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। तो इस प्रकार से ये जो आंसर है यहाँ से है घ किसका? 7, तो यहाँ तक है पेज नंबर 62 पर, है ना। तो अभी ये आज पाठ पूर्ण समाप्त हो गया है, लेकिन ये पूर्ण पाठ से हमें जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बड़े भाई साहब का स्वभावगत विशेषताएं बताइए, यानी उनका कैरेक्टर हमें डिफाइन करना है। तो ये पूर्ण पाठ से हम उनका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कि हम बता सकते हैं कि बड़ा भाई महत्वाकांक्षी है, वो बड़ा होने का सम्मान चाहता है, वो अपने आप को अपने छोटे भाई का संरक्षण सिद्ध करने के लिए जी जान लगा देता है ना। यानी वो बहुत परिश्रमी होता है। बड़ा भाई चाहे पढ़ाई करने की ठीक विधि न जानता हो, किंतु उसके परिश्रम और धुन में कोई कसर नहीं छोड़ता। वह 3 बार फेल होकर भी उसी धुन से पढ़ता रहता है। वह दिन रात पढ़ता है। उसकी तपस्या बड़े बड़े तपस्वियों को भी मात करती है ना। बड़ा भाई उपदेश देने की कला में बिल्कुल कुशल है, निपुण है। वह अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए हर तर्क जुटा लेता है। कभी वह घमंडियों का नाश बताता है, तो कभी वह 9वीं कक्षा की कठिन पढ़ाई के बारे में लेखक को बताता है, तो कभी कहता है कि परीक्षकों की वजह से मेरा बुरा होता है, मैं फेल हो जाता हूँ। कभी पढ़ाई लिखाई को बेकार कहता है, कभी अपनी समझदारी की डींगे हाँकता है, और कभी उम्र और अनुभव को महत्वपूर्ण कहता है, परंतु वह स्वयं को बड़ा सिद्ध करके ही मानता है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण लेसन के साथ साथ तुम्हारे क्वेश्चन आंसर भी मैंने स्पष्ट कर दिए।